स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, अपनी फैमिली का और अपनी हेल्थ का और सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी पढ़ाई का आप लोग जो है बहुत खूबसूरती तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th क्लास की जो पहली पुस्तक है समाजशास्त्र। तो आज मैं आप लोगों को समाजशास्त्र पढ़ाने वाला हूँ। समाजशास्त्र की जो किताब है जिसका नाम है समाजशास्त्र परिचय, और उसका पहला चैप्टर आज हम लोग बढ़िया तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ तहे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहे तो दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, हाँ, आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी को समझते हैं समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है और समाज क्या होता है। बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र। किसके बारे में दोस्तों? समाजशास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम ही है समाजशास्त्र एवं समाज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र एवं समाज क्या होता है। फिर उसके बाद में कई सारी अलग अलग धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं शास्त्री ने जो दे रखी है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बढ़िया से। उसके बाद में यूरोप के अंदर और भारत में समाजशास्त्र का आरंभ और विकास कैसे कैसे हुआ, यानी कि हम लोग समाजशास्त्र का जो इतिहास है यूरोप के अंदर और भारत के अंदर इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से इसके क्या संबंध है। फिर हम इसको जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को जो है दूसरे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उससे हम इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग को ये तमाम चीज़ें जो है पढ़नी है। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके अंदर समाज। हम लोग बचपन से ही जो है, जब हम लोग को थोड़ा सा हमारा मानसिक विकास हो जाता है, जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तब से हम लोग हर भाषण के अंदर, किताब के अंदर, अपने पिता से, अपने गुरु से हम लोग एक शब्द सुनते हैं, जिस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस शब्द को हम लोग बोलते हैं दोस्तों समाज। समाज हम लोग बचपन से जो है इस शब्द को बार बार अपने जीवन भर जो है इस शब्द को सुनते हैं। तो क्या आप लोग इस शब्द का मतलब जानते हैं कि समाज का मतलब होता क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, समाज की कोई एक परिभाषा तो है नहीं। ठीक है, समाज की जो है परिभाषाएं जो कई सारी हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको कम शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग, उसके बाद में जाति के लोग, उसके बाद में दोस्तों लिंग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे हमारे जो किन्नर समाज है वो हों, उसके बाद में संस्कृति के लोग, ठीक है, संस्कृति के लोग, उसके बाद में नस्ल के लोग। जब ये लोग एक मिलजुल कर एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता रहती है ना, जब मिलजुल कर कि ये एक समय विशेष, काल विशेष में रहते हैं, तो वही जो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग समाज। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को बोलते हैं हम लोग समाज। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि एक समाज के अंदर जो है केवल एक ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं? नहीं, समाज का मतलब होता है कि भाई भाषा भी अलग होगी लोगों की, भाषा संस्कृति अलग होगी, जातियाँ अलग होंगी, धर्म अलग होंगे। तो जब ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना, एक काल विशेष में, एक समय विशेष में, तो उसी चीज़ से बनने वाला जो परिवेश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए समाज में किस प्रकार से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग व्यवसाय के लोग जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है समाज ही हम लोग को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है। आप उदाहरण के तौर पर आप अपने आप को ले लीजिए, आप जिस समाज में रहते हैं, देखिए आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, कोई अलग अलग भाषा बोलता है, कोई अलग अलग जाति का है, उसके बाद में अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग त्यौहार लोग मनाते हैं। तो यही लोग जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समाज समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे समाज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, क्या समाज की खासियत होती है। तो सबसे पहली विशेषता जो समाज की होती है दोस्तों, वो होती है समाज क्या है, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो समाज क्या हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है? नहीं, हम समाज को क्या करते हैं, महसूस करते हैं।
समाज का कोई चेहरा नहीं होता है। समाज क्या केवल एक इंसान से मिलकर बनता है? समाज तो पता नहीं कितने अनगिनत लोगों से मिलकर बनता है। तो समाज कैसा है? अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन समाज को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जब अपने घर से निकलकर स्कूल जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, चक्की पे आटा पिसाने जाते हैं, तो अपने घर से लेकर के हमारा जो मंजिल के बीच में मिलने वाले तमाम लोग, उनका संस्कृति, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, ये सब क्या है? वो सब समाज की विशेषता है। वो हमें दिखती नहीं है, हम उनको महसूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में समाज में समानता भी होती है और भिन्नता भी होती है। देखिए, समाज जो है, समाज में कई सारी समानताएं होती हैं। ठीक है, समानता किस आधार पर? कि भाई समाज के अंदर जो है कुछ लोग एक प्रकार की भाषा बोलते होंगे। ठीक है, कुछ लोग एक प्रकार का खाना खाते होंगे, कुछ लोग जो है एक प्रकार का उनका रहन सहन होगा, लेकिन भिन्नताएं भी बहुत सारी हैं। जैसे कि अलग अलग भाषाएं भी बोलने वाले होंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई पंजाब साइड का है, तो पंजाब साइड के जो लोग होंगे वो 4-5 परिवार होगा, तो उनमें समानता क्या होगी कि भैया वो एक भाषा बोलेंगे, उनका एक धर्म है। ठीक है, लेकिन भिन्नताएं भी कई सारी होंगी। उन्हीं के आसपास में कुछ हमारे प्यारे बिहार के लोग भी रहते होंगे, यूपी के लोग भी रहते होंगे, तो वो अपनी भोजपुरी बोलते होंगे, उनका खान पान अलग होगा। ठीक है, और क्या क्या भिन्नता हो सकती है भाई? पैसे के आधार पर भिन्नता हो सकती है। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे होंगे तो किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सबकी जो स्टेटस होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो समाज में कई सारी समानताएं भी होती हैं और कई सारी क्या होती है दोस्तों? भिन्नताएं भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, समाज के अंदर पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष भी रहता है। देखिए, समाज हमारा कितना खूबसूरत है कि समाज के अंदर, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर देख लीजिए, वो भी तो एक समाज ही है। आप अगर आपके घर में कोई समस्या आती है तो आपके पड़ोसी आपकी मदद के लिए हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं, तो वो क्या है? पारस्परिक सहयोग है। लेकिन संघर्ष भी है। समाज के अंदर जो है कई बार संघर्ष हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो संघर्ष भी है और सहयोग भी है। उसके बाद में समाज के अंदर लोग जो होते हैं वो एक दूसरे पे क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि समाज के अंदर जैसे कि एक दूसरे के सब काम आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो आपके घर के आसपास में परचून का सामान, जो राशन का सामान बेचता होगा, वो आप लोगों पे निर्भर है, क्योंकि आप लोग जब उसे सामान खरीदोगे, आप उसको पैसा दोगे, तब उसका जो है, उसका आजीविका का साधन है, वो अपना घर चला पाएगा उसी पैसे से। और आप लोग उससे किस प्रकार से निर्भर हो कि भैया वो आप लोग को सामान बेचेगा, तब आप लोग क्या है? अपना भरण पोषण कर पाओगे, अपने लिए खाना बना सकोगे, राशन का सामान इकट्ठा कर पाओगे। तो एक दूसरे पे हम लोग क्या हैं? आश्रित रहते हैं। एक दूसरे पे हम लोग क्या है? निर्भर है। तो इसी को बोलते हैं आश्रित रहना। समाज के अंदर कोई कितना भी अमीर हो जाए दोस्तों, उसको हमेशा एक दूसरे किसी न किसी के ऊपर क्या रहना पड़ेगा? निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद में समाज क्या है दोस्तों? परिवर्तनशील है। हमेशा समाज बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। आप कभी अपने माता पिता से या अपने दादा दादी, नाना नानी से बात कीजिए कि उनके समय का समाज क्या था और आपके समय के समाज के दोनों के बीच में तुलना कीजिए। उनके समय के समाज में जो है इतना खुलापन नहीं था जितना खुलापन आज के समाज में है। उनके समाज में जो है संस्कृति बहुत ही संकुचित थी। उस समय लोग जीन्स की पैंट कम पहना करते होंगे। ठीक है, वो लोगों को, जो लड़कियां हैं हमारी, उनको आज़ादी कम रही होगी। उसके बाद में तकनीक के साधन कम रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज के समाज में हमारे पास तमाम आज़ादियाँ हैं, तमाम संसाधन हैं। तो इस तरह से क्या है कि समाज समय समय पर क्या रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, कई सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये होगी आपकी, क्या होगी दोस्तों? ये होगी आपकी समाज की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इसके अंदर कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, व्यक्ति और समाज में संबंध क्या है, यानी कि एक मनुष्य क्या जो है सोसाइटी से क्या रिलेशन है। हम लोगों ने कई बार ये सुना हुआ है कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि मनुष्य जो है अ ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इसका मतलब क्या होता है? तो इसको आज हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है। मनुष्य क्या काम करेगा, ठीक है, वो सब किस चीज़ से डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी के अंदर रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि भैया उसके माता पिता अच्छे संस्कार वाले रहे होंगे, उसकी परवरिश अच्छे संस्कार में हुई है, उसका समाज जो है वो सभ्य समाज है, तभी तो उसके अंदर अच्छे गुण हैं। उसके बाद में उसका जो अस्तित्व है उसके विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसका किस तरह से अस्तित्व है, अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, पढ़ा लिखा है, तो आसपास में किन लोगों, यानी उसका समाज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है,
अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, तो इसका एक कि वो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रहता हो जहाँ पर उसको तमाम अच्छे अच्छे गुण सिखाए गए हैं। उसके बाद में मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है। समाज ही सिखाता है किसी को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। एक सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे का एक सभ्य नागरिक बनने के लिए। ठीक है, हाँ, इसलिए हम लोग को एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है आपका, इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक निर्भर है। हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए हमारी सारी जो निर्भरताएं किसके ऊपर है, समाज के ऊपर है। अगर हम समाज को अपने बढ़िया बना लेंगे तो हमारे समाज का प्रत्येक बच्चा बच्ची आगे चलकर एक बेहतर इंसान बनेंगे और बेहतर नागरिक भी बनेंगे। तो हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। और हम बेहतर कैसे कर पाएंगे, बेहतर हम कई तरह का शिक्षित होना चाहिए हमारा सोसाइटी। तो उसके बाद में हमें अच्छे व्यवहार बना के रखना चाहिए, अच्छा माहौल बनाना चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, प्रेम बना के रखना चाहिए, तो जिससे कि उस समाज के अंदर पनपने वाले तमाम जो बच्चे होंगे ना, वो सब एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनेंगे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या दोस्तों, व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती और नई सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व। इसका क्या है कि अगर सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अगर इंसान ही नहीं रहेंगे, ठीक है, इंसान अगर अपने आप को काटने लग जाएगा सोसाइटी से, तो सोसाइटी बेहतर बन नहीं पाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग समझिए कि जो बड़े बड़े महानगर हैं जैसे मुंबई वगैरह है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं। ठीक है, एक फ्लैट वाले को रत्ती भर पता नहीं रहता है कि उसके बगल वाला जो उसका पड़ोसी है, वो फ्लैट में रहता है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। अब जब दूरियां बढ़ेंगी तो एक समाज कैसे पनप पाएगा। समाज का क्या होता है कि आप अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसी से रोज़ बातचीत करते हैं, रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार उनसे बातचीत होती है, उनके बारे में आपको जानने को मिलता है, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, आप उनकी मदद करते हैं, तो आप दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इसी से ना समाज एक बेहतर बनता है। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी के बारे में जानते ही नहीं हैं, आप उनके साथ घुल मिल ही नहीं रहे, तो किस तरह से समाज बनेगा। इस तरह से तो समाज टूट रहा है। वहीं पर आप गांव ले लीजिए, एक गांव के बंदे को दूसरे गांव के बंदे का पूरा पता रहता है। गांव में अगर किसी को कोई समस्या आती है तो पूरा गांव होता है इकट्ठा हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से क्या है, गांव का जो समाज है वो बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर परवरिश बहुत अच्छी है बच्चों की। तो इस तरह से जो गाँव का समाज है वो बहुत बेहतर है, वहाँ के जो सामाजिक संबंध है बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग को अपना समाज बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि एक दूसरे को जानना चाहिए बेहतर तरीके से। तो ये है व्यक्ति और समाज के बीच में ये संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद में एक अंतर है कि मानव समाज मानव समाज और पशु समाज के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसको एक बार देखते हैं डिफरेंसेस को। तो देखिए, पहले मानव समाज की बात करते हैं कि भाई जो ह्यूमन सोसाइटी है इनके अंदर क्या क्या खासियत है। तो देखिए, ह्यूमन सोसाइटी वो बोल सकती है, सोचने का उनके पास कौशल है, समझने की शक्ति होती है मानव समाज के पास। ठीक है, वो बोल सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और अगर कोई उनको कुछ बोले तो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी अपनी एक संस्कृति होती है। उसके बाद में स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। अपनी चीज़ों को किसी दूसरे को बताने के लिए हमें हमारी एक भाषा होती है। हमारी भाषा कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि समाज कैसा है। अगर एक गुजराती समाज होगा तो लोग गुजराती भाषा में बात करेंगे, पंजाबी समाज होगा तो लोग पंजाबी में बात करेंगे। तो समाज टू समाज डिपेंड करता है। उसके बाद भविष्य की चिंता करता है, उसके लिए योजनाएं बनाता है कि हमें अपना भविष्य बेहतर बनाना है, तो उसके लिए क्या करता है, नीतियाँ, योजनाएं बनाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम लोग देखें पशु समाज, तो ना ही पशु समाज के पास बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है, ना ही उनकी कोई संस्कृति होती है, और स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं होती है। ठीक है, और वो कैसा जीता, वर्तमान में जीता है। खाना आज मिल गया, भविष्य का पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है मानव समाज और पशु समाज के बीच में। तो हम लोग मानव समाज के अंदर आते हैं, तो हमारे पास कई सारी क्या है, शक्तियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। समाजों में बहुलताएं एवं समानताएं भी होती हैं। बहुलताएं कई सारी समानताएं भी होती हैं और कई सारी असमानताएं भी होती हैं। मैंने शुरू में आप लोग को बताया था। तो देखिए सबसे पहले एक समाज जो होता है दूसरे समाज से कैसा होता है, भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि गुजराती समाज है
और वहीं पर एक बंगाली समाज है। तो दोनों के बीच में कितनी सारी असमानताएं हैं, ठीक है। भाषा के आधार पर असमानताएं होंगी, उसके बाद में संस्कृति के आधार पर असमानताएं होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, असमानताएं हैं। एक से अधिक समाज के लोग क्या है, सदस्य बनते जा रहे हैं। एक से अधिक समाज के लोग क्या बनते जा रहे हैं, सदस्य बनते जा रहे हैं। उसके बाद में दूसरे समाजों से अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। देखिए, हम लोग अपने समाज के साथ साथ जो है दूसरे समाज का भी क्या बनते जा रहे हैं, सदस्य बनते जा रहे हैं, और उनकी संस्कृति को भी क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हुए हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो आज हम लोग इनकी सहायता से हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अमेरिकन मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, यूरोपियन मूवीज़ देखते हैं। तो उन मूवीज़ के अंदर जो कल्चर है, उनका जो खान पान है, हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, उसके बाद में उनका स्टाइल फॉलो करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ब्लू जीन्स वगैरह पहनते हैं, स्नीकर्स वगैरह पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है उनके कल्चर को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज यानी एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित हो जा रहा है। हम लोग कई सारी संस्कृतियों को जब पालन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित। और बहुलवादी का मतलब होता है जब इंसान एक से ज़्यादा समाज का क्या बन जाए, हिस्सा बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुलवादी। तो हम लोग क्या है, बहुलवादी हो चुके हैं। हम लोग अपने समाज, गाँव वाले समाज को भी फॉलो कर रहे हैं, शहर वाले समाज को भी फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग एक से अधिक संस्कृति को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे समाज में असमानता समाजों के बीच केंद्र बिंदु है, ठीक है। और सबसे बड़ी असमानता यानी जो भेदभाव किस आधार पर है, सबसे बड़ा जो भेदभाव है दोस्तों वो है हमारा अमीरी गरीबी का। हमारे समाज में कई सारे लोग तो बहुत अमीर हैं और हमारे समाज में कई सारे लोग तो जो है बहुत गरीब हैं। उसके बाद में आप लोग को समझना है समाजशास्त्र की परिभाषा। तो देखिए, समाजशास्त्र क्या बोलता है दोस्तों, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। क्या परिभाषा है, यानी कि समाज के अंदर जो संबंध है ना इंसान के एक दूसरे के प्रति, उनका व्यवस्थित यानी अच्छी तरीके से क्रमबद्ध यानी कि क्रम के अंदर अध्ययन करने वाला विज्ञानी क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है। समाजशास्त्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों समष्टि समाजशास्त्र, उसके बाद में होता है व्यष्टि समाजशास्त्र, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो जो समष्टि होता है, समष्टि समाजशास्त्र का मतलब होता है बड़े समूह, यानी बड़े समूह, संगठनों, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समष्टि। यानी कि बड़े समूहों, संगठनों का जो सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम समष्टि समाजशास्त्र। और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। तो इसमें क्या है, आमने सामने की अंत क्रियाओं के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टि समाजशास्त्र। ठीक, पूरे समाजशास्त्र के अंदर हमको जो मनुष्य का व्यवहार है समाज के प्रति उसको समझना है, उसी को क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र बोलते हैं। सामाजिक संबंधों को समझना, उसी को क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र। ये देखिए किस प्रकार से एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग हैं, वो क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, तो यही इसी चीज़ का क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समाजशास्त्र। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं कि भाई समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए सबसे पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति, तो इस पर एक नज़र डालते हैं। समाजशास्त्र का जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 19वीं शताब्दी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 1801 से लेकर के 1899 के बीच को ही हम क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी बोलते हैं। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यानी कि समाज में कई सारी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान निकालने के लिए ही समाजशास्त्र का जो है उत्पत्ति यानी उसकी खोज की गई है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्टस कॉम्टे ने, याद रखिएगा नाम, फ्रांस के विचारक कौन होते हैं, जो समस्याओं पर विचार करते हैं। जिस तरह से डॉक्टर होता है ना, वो मरीज का उपचार करता है ताकि मरीज ठीक हो जाए,
इसी तरह से जो विचारक होता है वो विचार करता है कि भाई समाज कैसे बेहतर हो सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विचारक। तो कौन से विचारक थे, जिनका नाम है ऑगस्टस कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रखा। इस कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक नंबर में सवाल आ जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो इसका कौन है, तो ये हैं आपके ऑगस्टस कॉम्टे। कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफ़ी योगदान रहा है। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के विकास का इतिहास प्राचीन है, यानी बहुत पुराना है, यहाँ से बहुत पुराना ही समाजशास्त्र है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, भारत में समाजशास्त्र विकास विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। उसके बाद में और यहाँ से औपचारिक अध्ययन शुरू हो गया। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें जानना है कि उसके बाद में हमें क्या जानना है दोस्तों, उसके बाद में जानना है कि भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी समाजशास्त्र के अध्ययन की। तो देखिए इसको समझते हैं। भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भारत में क्या है दोस्तों, क्षेत्रवाद है। भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। भाषावाद क्या होता है कि सब अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है कि सब अपने क्षेत्र को, जैसे कोई बिहार का रहने वाला है, यूपी का है, पंजाब का है, तो सब अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। संप्रदायवाद का मतलब क्या होता है कि सब अपने अपने संप्रदाय को, सिख संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहते हैं, सब अपनी जातियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, इन्हीं को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने जो है समाजशास्त्रीय अध्ययन को शुरू किया, ताकि जो है इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके और भारत को जो है मजबूत बनाया जा सके। उसके बाद में इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दूसरा जो समाज है उनके, जैसे यूरोप का कोई समाज है तो हम उनसे जो है भारतीय समाज की तुलना करते हैं। अगर उनमें कुछ अच्छाई हैं तो हम अपने समाज के अंदर उस अच्छाइयों को लागू करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है कि भाई कौन सा समाज कितना आधुनिक हुआ है, तो उससे भी इसका क्या चलता है, पता चलता है। तो इसलिए जो है हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं। इसकी प्रकृति कैसी है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हर चीज़ की अपनी एक प्रकृति होती है ना, इसी तरह से इसको समझते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। हम इसके अंदर समाज के बारे में पता करते हैं, ना कि प्रकृति के बारे में। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदेशात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो ये 4 विशेषताएं हैं इसकी। आगे देखते हैं। अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जो है समाजशास्त्र की रचना में भूमिका निभाई है, तो उसको पढ़ लेते हैं। कौन कौन है। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया। देखिए इन्होंने क्या बोला दोस्तों, इन्होंने बोला कि दोस्तों जो सोसाइटी है, भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता, गांव और शहर, जाति और जनजाति, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। यानी कि यहाँ पर इतना आपको विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इतना यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जटिलताएं, मिश्रण दिखेगा। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए समाजशास्त्र जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया। आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियाँ, श्रृंखलाकर्ता, चरवाहे, कृषक, गैर औद्योगिक सभ्यताएं। तो प्राचीन समय में मनुष्य क्या था, मनुष्य या तो शिकार करता था, या तो खेती करता था, या तो खानाबदोश था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था। उसके बाद में आधुनिक में क्या हो गया, आधुनिक समाज के प्रकार जैसे औद्योगिक समाज, ये तो बिल्कुल ही जटिल समाज हो गया।
उसके बाद में एक वैज्ञानिक डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव पड़ा। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। यानी कि इन लोगों ने भी जो है, जैसे चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने खोज की, तो इनका भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। फिर एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो सरल समाज में जो है श्रम विभाजन नहीं होता, जबकि जटिल समाज में यह देखने को मिलता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं, अब इसके अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके अंदर खूब सारी फैक्ट्रियाँ बनी, खूब सारे उद्योग लगे, तो उसने जो है एक पूंजीवाद को जन्म दिया। तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित था। पूंजीवाद का मतलब होता है कि वह इंसान जो केवल अपने प्रॉफिट, अपने लाभ को प्राथमिकता देता है। पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था है जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर, यानी कि क्या उत्पादन करना है, संपत्तियों पर इनका निजी स्वामित्व होता है, उस पर जो है आधारित होती है। और इनका जो मकसद होता है वो होता है अपने आप अधिक से अधिक प्रॉफिट करना। जो पूंजीवादी होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका जो मकसद होता है, मोटिव होता है, वो अधिक से अधिक क्या होता है, प्रॉफिट करना। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था प्रमुख शक्ति है। ठीक है। उसके बाद में उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित होता है। उसका मकसद ही पूरा मुनाफा होता है। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाओं एवं श्रम वस्तुएं बन गई, जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था। ये कुछ विशेषताएं हैं औद्योगिकरण की। उसके बाद में देखिए और क्या विशेषता है। अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। ये कुछ विशेषताएं बताई गई जिसकी औद्योगिकरण ने जो किस तरह से पूंजीवाद को जन्म दिया है, तो जिससे समाज क्या है, समाज बदला है। आगे समझते हैं कि समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्थिति। देखिए, सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी न किसी रूप से संबंधित है और दूसरे से क्या है, भिन्न भी है। यानी कि कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा ना, वो कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र है उससे क्या है, संबंधित है, कहीं ना कहीं उसका जो है रिलेशन है। इनके आपसी सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है। अगर हमें किसी सोसाइटी को समझना है, किसी देश को समझना है, तो वहाँ पे उनके समाज को समझना पड़ेगा। और जब समाज को समझेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है। इनके आपसी सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है। आगे समझते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र अलग अलग है और इन सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी है। हम कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लें, उसके अंदर हम लोग जो है इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस हो, इतिहास हो, कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग, हमारा जो मुख्य बिंदु होगा क्या होगा, सामाजिक प्राणी, मानव होगा। और जब मुख्य बिंदु सामाजिक प्राणी मानव होगा तो उसको पढ़ने के लिए हमें समाजशास्त्र यानी कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है हमें बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद में देखते हैं, समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है और सभी विज्ञानों को एक सामान्य पटल पर ले आता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन की जटिलताओं का यानी मुश्किलों का अध्ययन व विश्लेषण सरलता से संभव कराता है। कौन, समाजशास्त्र। अब यहाँ पर एक अंतर दे रखा है कि अंतर या संबंध दे रखा है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंदर। देखिए, सवाल आ सकता है 1 नंबर के अंदर। समाजशास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है। समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है, समष्टि व्यष्टि जिसको बोला। समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास समूह से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति क्या काम करेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी समाज के अंदर रहता है। मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है। जो मनोविज्ञान होता है मानव के दिमाग से संबंधित होता है। मनोविज्ञान व्यक्तियों या छोटे समूह से संबंधित होता है। ये छोटे लेवल पर पढ़ा जाता है, छोटे लेवल का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल
प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित है कि मानव की कौन कौन सी फीलिंग्स है उससे रिलेटेड है ये। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार है। मानव यहाँ पर कुछ भी करे तो वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर क्या है कि मानव अगर कोई काम करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसकी सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में अंतर इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समाजशास्त्र एक सामान्यीकृत विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है। समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है। समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापने बहुत मुश्किल हैं। और वहीं पर अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण पैसे से, संसाधन से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति व्यक्तिवादी है। अर्थशास्त्र में आर्थिक चर को सटीक रूप से मापा जा सकता है एवं इसे मात्रा में अंकित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध। आगे देखते हैं समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। तो देखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र दोनों संगठित असंगठित समाजों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का व्यापक दायरा, इसका दायरा बहुत बड़ा है, कोई छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े बड़े समाजों का अध्ययन इसके अंदर होता है। समाजशास्त्र का मूल रूप से व्यक्ति का एवं सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण जो है वो समाजशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक अपनी विधियों का अनुसरण करना है। ये हो गया समाजशास्त्र की विशेषता है। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है कि भाई कौन से राज्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भैया न्यायपालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंदर। राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में अंतर। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में संबंध। तो देखिए, समाजशास्त्र जो होता है वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की रुचि रखता है कि भाई वर्तमान में कौन सी घटना हुई है, कौन से बदलाव हो रहे हैं। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान है, विश्लेषण करता है, व्याख्या देता है। समाजशास्त्र समान विज्ञान है। समाजशास्त्र प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, इंटरव्यू, वीडियो आदि का उपयोग करता है। उसके बाद में समाजशास्त्र द्वारा सामान्यीकृत तथ्यों के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है। समाजशास्त्र का एक विस्तृत दायरा है। समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान है। और वहीं पर हम इतिहास के बारे में अगर अध्ययन करें, तुलना अध्ययन, तो इतिहास जो होता है वो क्या करता है, पिछली जो घटनाएं होती है ना, इतिहास पिछली घटनाओं से में रुचि रखता है। अतीत हो गया, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हो गया, फिर आधुनिक इतिहास हो गया। इतिहास एक वर्णनात्मक विज्ञान है, उसका वर्णन किया जाता है। इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। इतिहास अज्ञात के बारे में जानने के लिए कालक्रम, सिक्के आदि का उपयोग करता है, जो संसाधन होते हैं, जो स्रोत होते हैं इतिहास को समझने के। उसके बाद में इतिहास में उल्लेखित घटनाओं के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव नहीं है। इतिहास का दायरा संकुचित, बहुत छोटा दायरा है। इतिहास सबसे पुराने विज्ञान है। तो ये हो गया आपका इतिहास और समाजशास्त्र के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए, पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है जिसके अंदर आप क्या क्या समझ सकते हैं। समाजशास्त्र को आप कंपेयर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से एंड देन साइकोलॉजी से। तो ये हो गया आपका तुलनात्मक अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझने का प्रयास करते हैं हम। अब हमारा जो कुछ मिसलेनियस इसके अंदर शब्द होते हैं, शब्दकोश के अंदर उसको समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आए थे। तो जो सबसे पहला शब्द है वो है आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद किसे बोलते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बाजार विनिमय के आधार पर आर्थिक उद्यम की एक प्रणाली है, यानी कि बाजार के अंदर खरीदना बेचना के ऊपर जो आधारित होता है पूंजीवाद। उसके बाद में पूंजी किसी भी परिसंपत्ति को संदर्भित करती है जिसमें पैसा, संपत्ति, मशीन शामिल है, जिसका उपयोग बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने या लाभ प्राप्त करने की आशा के साथ बाजार में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। यह संपत्ति के निजी स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर निर्भर होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पूंजीवाद बोलते हैं, जिसके अंदर सामान को खरीदा बेचा जाता है और मकसद होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना।
उसके बाद में एक शब्द था द्वंद्वात्मक। तो इसमें क्या देखते हैं, सामाजिक बलों का विरोध करने या अस्तित्व की कार्रवाई। उदाहरण के लिए सामाजिक बोध और व्यक्तिगत इच्छा को क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक। उसके बाद में आया था आनुभाविक जांच। क्या आया था दोस्तों, आनुभाविक जांच। तो ये क्या है, सामाजिक अध्ययन के किसी दिए गए क्षेत्र में वास्तविक जांच की गई, उसी को बोलते हैं आनुभाविक जांच। उसके बाद में है तथ्यात्मक, यानी तथ्यों के आधार पर पूछताछ। तो हो तथ्यात्मक पूछताछ। ये क्या है, ये है आपकी तथ्यात्मक या वर्णनात्मक पूछताछ। इसका उद्देश्य मुद्दों को समझने और हल करने के लिए आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करना। उसके बाद में आता है सामाजिक प्रतिबंध। समूह और समाज जिनका हम एक हिस्सा हैं, जब वे हमारे व्यवहार पर एक अनुकूलित प्रभाव डालते हैं तो हम क्या करते हैं, सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। मूल्य क्या होता है दोस्तों, तो मूल्य देखते हैं, मानव व्यक्ति या समूहों के विचार जो वांछनीय, उचित, अच्छे या बुरे के बारे में है, उसे क्या बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। आगे एक शब्द आया था जो है नस्ल या जातीयता। ये क्या होता है, तो इसको समझते हैं। नस्ल या जातीयता, नस्ल साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, दृष्टिकोणों और भेदों को संदर्भित करता है जो लोगों को दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। या इसको अलग शब्दों में समझने का प्रयास करें तो देखिए, जातीयता एक साझा सांस्कृतिक विरासत है। विभिन्न जाति समूहों को अलग करने वाली विशेषताएं हैं, वंश, इतिहास की भावना, भाषा, धर्म और पोशाक के रूप में। आगे समझते हैं। एक शब्द आया था उपनिवेशवाद, शायद ये आया नहीं था, फिर भी समझ लेते हैं, आगे काम आएगा। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, यह किसी अन्य देश पर पूर्ण या पूरे, आंशिक यानी कम, राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने, ठीक है, किसी दूसरे देश पर जो है पूरी तरह से या तो आधी तरह से राजनीतिक नियंत्रण, इसे बसने वाले कब्जे, आर्थिक रूप से इसका शोषण, यानी कि वहाँ से सारे संसाधनों का दोहन करना, सोना चांदी पेड़ सारी चीज़ों को वहाँ पर शोषण करना की नीति को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद करते हैं। अंग्रेजों ने भारत के अंदर क्या डाला था, अपना उपनिवेशवाद। यहाँ पर वो लोग सारे डिसीजन लेते थे राजनीतिक, और यहाँ पर जितने भी आर्थिक संसाधन वगैरह थे सबका उन्होंने दोहन किया अपने फ़ायदे के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। कारखाना उत्पादन क्या होता है, एक कारखाना उत्पादन या विनिर्माण संयंत्र एक और औद्योगिक स्थल है जिसमें आमतौर पर भवनों, मशीनरी तथा कई इमारतें होती हैं जहां श्रमिक अधिक सामान का निर्माण करते हैं या मशीनों का एक उत्पादन से दूसरे संसाधित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कारखाना उत्पादन। तो ये आपका चैप्टर था दोस्तों। क्या चैप्टर था आपका, समाजशास्त्र एवं समाज। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है समाज के बारे में बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोगों से जो है तहे दिल से जो है विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग को तनिक सा भी इससे हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है बेचारे फ़ायदा उठा सके। तो इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से जो अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।